हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। और हम पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या वंशानुगति का आणविक आधार। इस चैप्टर में हमने अब तक लगभग 7 लेक्चर देख चुके हैं और पिछले जो 2 लेक्चर थे उन 2 लेक्चर में हमने नॉन जेनेटिक आरएनए मॉलिक्यूल जैसे आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, जेनेटिक कोडोन और इसके अलावा हम वोवल हाइपोथेसिस को देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है। जैसे ये हमारी बॉडी की कोई यूकेरियोटिक सेल होती है, ठीक है, और इस सेल में ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और ये जैसे सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये हो गया डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो डीएनए को एक्सप्रेस करने का एकमात्र तरीका है प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस करना। डीएनए जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन सीधा नहीं होता कि डीएनए से सीधा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। पहले डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं भाई ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि वास्तव में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना ही हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है यह हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्थान पर देखने को मिलती है। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि यह एक यूकेरियोटिक सेल है, और यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, और केंद्रक में डीएनए प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यूकेरियोटिक में होती है, जो एमआरएनए बनने की प्रोसेस होती है, यह केंद्रक में होती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ये सेल होती है, और इस सेल में किसी भी प्रकार की का स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसके कारण डीएनए साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। डीएनए साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, वह होगी भाई साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन में तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें आरएनए पॉलीमरेज का यूज होता है। जैसे रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज का यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में
आरएनए पॉलीमरेज का यूज होगा भाई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, मतलब डीएनए अपनी आप की कॉपी तैयार करता है। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज में होगा, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है कि किस प्रकार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी और यूकैरियोटिक में किस प्रकार होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन। पहली आती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले तो ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, इसमें आरएनए फॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप होती है इनिशिएशन, दूसरी स्टेप होती है इलोंगेशन, और तीसरी स्टेप होती है टर्मिनेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। वास्तव में किस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन होता है यह हम देख लेते हैं। जैसे पहले हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां होगी भाई? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए का कोई जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। 3 डेज, 5 डेज, 5 डेज और 3 डेज, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। अब जो इनिशिएशन की प्रोसेस होती है, इस इनिशिएशन की प्रोसेस में होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पर बाइंड होता है, और जो डीएनए होता है उस डीएनए पर 2 स्ट्रैंड होते हैं। जो आरएनए बनने की प्रोसेस होती है वह 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब डीएनए का स्ट्रैंड यूज होगा तो वह स्ट्रैंड यूज होगा जिसका सीक्वेंस 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। यह एमआरएनए का सीक्वेंस होगा भाई 5 प्राइम से 3 प्राइम, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के उस स्ट्रैंड को काम में लेगा जिसका सीक्वेंस 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, क्योंकि आरएनए बनने की प्रोसेस 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। ठीक है, तो इनमें ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस या एमआरएनए बनाने के लिए यूज में हो लेगा, तो इसलिए इसे हम बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या
इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, और इसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को गाइड करने के लिए इसके साथ में सिग्मा फैक्टर जुड़ा रहता है। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को नहीं पता है कि डीएनए पर कहां पर जाकर जुड़ना है, कौन सी साइड पर जुड़ना है, उसे गाइड करने के लिए यह सिग्मा फैक्टर होता है। तो चलो देख लेते हैं कि किस प्रकार बाइंड होता है। जैसे हमने किया अप्लाई आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया और इसके साथ में ये सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है। अब ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए का जो जीन प्रेजेंट होता है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ये जो डीएनए का जीन प्रेजेंट होता है, हम पहली स्टेप देख रहे हैं इनिशिएशन। ठीक है, अब इनिशिएशन की प्रोसेस में हमने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में सिग्मा फैक्टर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये सिग्मा फैक्टर गाइड करेगा कि तुम जो जीन प्रेजेंट होता है उस जीन के प्रमोटर साइड पर जुड़ना है। प्रमोटर साइड क्या होती है भाई, इनिशिएशन में पहला होता है प्रमोटर। प्रमोटर पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह जुड़ेगा। प्रमोटर में एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है जिसे बार बार दोहराया जाता है, जिसे TA, इसे हम टाटा बॉक्स भी बोल सकते हैं। यह होता है प्रमोटर, प्रमोटर साइट होती है, प्रोमोटर साइट, और इसे हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स एक टाटा बॉक्स का एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर साइट। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये सिग्मा साइट, सिग्मा फैक्टर के साथ में इस टाटा बॉक्स पर बाइंड होगा भाई। ये लो, इस टाटा बॉक्स पर बाइंड हो गया। ठीक है, अब जैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और प्लस सिग्मा फैक्टर, जैसे ही ये तीनों जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। इसे हम बोल देते हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है भाई, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और सिग्मा फैक्टर, और इसे हम बोल देंगे क्लोज कॉम्प्लेक्स। जब ये क्लोज कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, तभी आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये जो इनिशिएशन की प्रोसेस थी, इनिशिएशन की प्रोसेस में डीएनए स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, टाटा बॉक्स बोलते हैं, उस टाटा बॉक्स पर आकर जुड़ता है और इसे गाइड करने का कार्य सिग्मा फैक्टर करता है। ये इतनी प्रोसेस इनिशिएशन में होती है, जबकि ये स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो सिग्मा फैक्टर होता है, जब तक सिग्मा फैक्टर यहां से नहीं हटेगा तब तक ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम स्टार्ट करता है तो लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए का फॉर्मेशन होगा और ये छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये जब सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में ये क्लोज कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और जब तक
ये क्लोज कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक इलोंगेशन की प्रोसेस या एमआरएनए बनने की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरी स्टेप होती है, वह होती है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन क्या होता है भाई? दूसरी स्टेप होती है इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होगा? जैसे हमने कहा या 5 डेज, 5 डेज है, 3 डेज नहीं, या 3 डेज था, 3 डेज या 5 डेज है, यहां पर 5' और 3'। अब होता क्या, हमने क्या कहा है कि ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया और इसके साथ में सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोज कॉम्प्लेक्स। इसे हम बोल रहे हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स, क्लोज कॉम्प्लेक्स। इलोंगेशन की प्रोसेस में होगा क्या कि ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही इस क्लोज कॉम्प्लेक्स से सिग्मा फैक्टर बाहर निकलेगा तो ये क्लोज कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो भाई, सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो, इस प्रकार ये सिग्मा फैक्टर यहां से रिमूव हो गया और ये क्लोज सिंपल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ये हमें एक बबल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर यहां से बाहर निकलेगा तब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज अपना कार्य शुरू करेगा और ये लगातार यहां पर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और यहां से ये 3', 5' है, 5', 3'। इस ये जो ऊपर वाला 3' से 5' वाला स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज में लेगा और ये 5' से 3' आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज लगातार आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जिससे एमआरएनए का लंबा स्ट्रैंड बनता जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन को सिंपल भाषा में समझे तो आरएनए का फॉर्मेशन होना ही, एमआरएनए का फॉर्मेशन होना ही हम इलोंगेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इलोंगेशन। अब इसकी थर्ड स्टेप क्या होती है? टर्मिनेशन होती है। थर्ड स्टेप होती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा कि जहां तक आरएनए का फॉर्मेशन करना है या जीन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, वहां तक यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करता है। और जब डीएनए या जो जीन में सीक्वेंस प्रेजेंट था वो पूरा जब एमआरएनए पर कोड हो जाता है तो उस प्रोसेस को रोक दी जाती है। रोकने के लिए क्या किया जाता है? जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड और यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज एक लंबे एमआरएनए का फॉर्मेशन कर चुका है, एमआरएनए का फॉर्मेशन कर चुका है। अब इस प्रोसेस को रोकना है तो यहां पर आएगा रो फैक्टर। आगे जो जीन प्रेजेंट होता है, जीन कहां पर प्रेजेंट होता है? डीएनए पर। तो जो जीन प्रेजेंट होता है, इस जीन पर रो फैक्टर प्रेजेंट होगा, और जैसे ही इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस रो फैक्टर का सिग्नल मिलेगा तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाती है, रुक जाती है और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाएगा और ये एमआरएनए अलग हो जाएगा और ये डीएनए अलग हो जाएगा। इस प्रकार ये टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है और एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जैसे
डीएनए अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाएगा और ये एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, हमने क्या कहा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, तो डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए, ये लो भाई सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, और ये डीएनए मान लो इस सेल में प्रेजेंट है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा ये एमआरएनए का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, यह साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के साथ ही इसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाती है, जिसमें एमआरएनए से साथ में प्रोटीन बनने का कार्य भी चलता है। इस पर राइबोसोम यूनिट जुड़ेगी और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है साथ में ही। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस साथ में हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है और कहां होती है। जैसे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल की बात करें, जैसे ये एक यूकेरियोटिक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस या केंद्र प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी केंद्रक में, न्यूक्लियस में होगी। ठीक है, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी किन ऑर्गेनिज्म में, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो केंद्रक प्रेजेंट होता है, उसके चारों ओर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए यह प्रोसेस न्यूक्लियस में होगी। अब इसमें क्या होता है, उसी प्रकार जो हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था, प्रोकैरियोटिक में और यूकेरियोटिक में सेम प्रोसेस होती है। क्या? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट था भाई। किसमें? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट था, जबकि जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। ठीक है, ये होता है। इसमें जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें 3 प्रकार के
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है ये आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। जो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, एक्चुअल में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है वह आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है। तो इसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एमआरएनए बनता है उसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है ये टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, जो डीएनए से एमआरएनए का प्रोसेस, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है वह प्रोकैरियोटिक के समान ही होता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा, इसमें भी इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन हमने जब पिछला लेक्चर देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उस एमआरएनए में इंट्रॉन एक्सॉन सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं, और उसे हम क्या बोल रहे थे भाई, हेटेरोजीनस आरएनए या एचएनआरएनए बोल रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमने देखी थी। तो इसमें देख लेते हैं कि जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस सेम होगी। जैसे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होगा क्या, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में ये डीएनए है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा जो आरएनए बनेगा उसे हम बोलेंगे एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए बोलते हैं। हेट्रोजीनस आरएनए क्यों भाई, क्योंकि ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में हमें क्या दिखाई देता है भाई, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन ये हमें देखने को मिलता है। जो एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं इन एक्सॉन में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जबकि इंट्रॉन पार्ट में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होती है। हमने ये देखा है कि वास्तव में जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है वह फ्रेगमेंट्स या टुकड़ों के रूप में होती है, और जब टुकड़ों के रूप में होगी तो इन इंट्रॉन में कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। इन इंट्रॉन में कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है तो ये काम के सीक्वेंस नहीं है। जैसे प्रोटीन निर्माण की प्रोसेस यहां से चलकर शुरू होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू होता है, जैसे ही यहां पर पहुंचता है तो ये बीच में इंट्रॉन आ गए, लेकिन हमें प्रोटीन तो यहां तक बनानी है। जब ये इंट्रॉन आ गए तो इनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट नहीं है, और इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगी तो आरएनए का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इस इंट्रॉन पार्ट को हटाते हैं, इंट्रॉन पार्ट को हटाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोले, ये एचएनआरएनए है आपको पता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के द्वारा ये लो भाई कंटिन्यूस आरएनए बना दिया हमने, और इसमें ओनली एक्सॉन प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जैसे ही एमआरएनए मॉलिक्यूल इस साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसे स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये तो पहली प्रोसेस तो इसमें क्या हो गई, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन।
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में कौन सी क्या प्रोसेस होती है, उसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। तो पहली स्टेप तो हो गई इसमें स्प्लाइसिंग, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या हो गई इसमें 5 एंड केपिंग, और तीसरी हो गई एडेनाइलेशन। अब हमने यह देखा है कि स्प्लाइसिंग क्या होती है। जो हेट्रोजीनस एमआरएनए है, हेट्रोजीनस आरएनए या एचएनआरएनए से इंट्रोन पार्ट को हटा देना हम बोल रहे हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब जो आरएनए मॉलिक्यूल है या एचएनआरएनए मॉलिक्यूल है, इसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए हम इस पर 5 डेज सिरे पर केपिंग करते हैं। और केपिंग का मतलब क्या हुआ कि इस पर जुड़ेगा भाई केपिंग, इस पर जुड़ेगा 7 मिथाइल गुआनोसिन, मिथाइल 7 गुआनोसिन। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं भाई केपिंग, और इसे हम क्या बोल सकते हैं M7G भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम बोल रहे हैं मिथाइल गुआनोसिन या केपिंग। और इसके बाद में ये जो थर्ड एंड होता है एमआरएनए का, थर्ड प्राइम होता है, इस पर करते हैं हम एडेनाइलेशन। एडेनाइलेशन में हमने क्या क्या किया भाई, ये लो भाई गुआनोसिन पर हमने केपिंग कर दी और 7 मिथाइल जोड़ दिया, 7 मिथाइल फॉस्फेट, ठीक है। यह 5 प्राइम हो गया। और 3 प्राइम पर हम जोड़ देते हैं एडिनिन, इसे हम बोल देते हैं पॉली एडिनाइलेशन। अब बनता है ये एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एमआरएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये होती है यूकेरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, जबकि प्रोकैरियोटिक में सीधा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पहले एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद में एमआरएनए के बनने की प्रोसेस होगी, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा है कि वास्तव में भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वास्तव में ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है और किस प्रकार ट्रांसलेशन की प्रोसेस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। इसे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।